हम भागते क्यों हैं? और बात करने का मतलब थोड़ी ना हो गया कि जातिवादी हो गए, और बात नहीं कर रहे हैं तो इसका क्या गारंटी है क्या कि आप जातिवादी नहीं हैं? दरअसल आप जातिवादी हैं तभी आप जाति के सवाल पे बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जैसे ही वो बात करेंगे ना, सवाल आपकी सोच से जुड़ा हुआ नहीं है, आप हो सकता है अलग आदमी हो, जैसे ही आप उसकी बात करेंगे अनकंफर्टेबल क्वेश्चन आपको आपकी तरफ भी आएंगे और वो चुभेंगे आप। हम सब देख रहे हैं ना, हम सब देख रहे हैं, बहुत सारे लोग, एक वो तबका है जो उससे प्रभावित हो रहा है, जो वो शोषित है, वो अपना अनुभव बता रहा है। एक तबका है जो उसका शोषण कर रहा है, वो अपना ये अनुभव बता ही नहीं रहा है, बाकी सारी चीज लिखता है, कश्मीर गए, यहाँ गए, वहां गए, दोज वर द डेज, है ना, रोल्ड डाल पढ़ा करते थे और ये जुलियस बर्न पढ़ा करते थे, सब पढ़ा करते थे, पर उसके किसी एक्सपीरियंस में कास्ट का नहीं आता है। मैं कई लोगों का देखता हूं, इधर फेस्टिवल वगैरह होते हैं जो किताबें लिखते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है कि आप बड़े हुए इस देश में और कास्ट का एक्सपीरियंस कभी आया नहीं? तो उस सवाल को मत डालिए आप। वो सवाल हमारे और उसके पास एक ही बराबर की कार आ जाने के बाद भी वो सवाल मौजूद है, और उस सवाल का सामना किए बिना अगर आप आगे जाएंगे तो इस डेवलपमेंट का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आप हमेशा अपनी कार के लिए थ्रेटेंड फील करेंगे। एक बगावत में, एक विद्रोह में जो मैं अपना सवाल का सामना, जरूरी नहीं कि कोई कार आके तोड़ दे, 4 सवालों का जवाब आप दे नहीं पाया। इंटरेस्टिंग बात है ना कि जो रोहित के ही केस के सिलसिले में जितने भी दलित वेबसाइट हैं उस पे राइट विंग के लोग जाके क्यों नहीं हमला करते हैं, क्यों नहीं बहस करते हैं उनसे? अगर आप राइट विंग को थोड़ा सा क्वेश्चन करें, वो आपके साइड पे आ जाएंगे, आपको गाली दे देंगे, आपको एंटी रिलीजियस कर देंगे। उनको क्यों नहीं जाके बोलते हैं? नहीं बोल सकते, हिम्मत नहीं है ना, क्योंकि वो जान रहा है वो रियलिटी के, ठीक है उसमें कुछ अतिरेक होगा, कुछ एक्स्ट्रा ज्यादा भावुकता होगी, होती है, जो जिस हाशिए के समाज से आते हैं उनमें थोड़ी भावुकता भी होती है। वो एक इंटरेस्टिंग ट्रेंड है, वो हर जगह धावा बोल देते हैं, लेकिन ये सिर्फ दलित, जहां जहां दलित कैमरा है, दलित दिवा है, दलित धम्मा है, उनकी साइड पे कोई, इनका कोई पॉइंट ऑफ व्यू ही नहीं जाएगा, कोई आर्गुमेंट नहीं है। जबकि वो अम्बेडकर कारवां में देख रहा था, या फिर अम्बेडकर पेरियार स्टडी सर्किल में, आप उनको कुछ भी गाली दीजिए वो जवाब देते हैं, वो जवाब देते हैं, वो कुछ ना कुछ कहेंगे कि हाँ आप ब्राह्मणिकल ऑर्डर, और वो एक पूरा एक कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म तरीका जो है उनका, उसी से वो नहीं कहते कि हम आपका सर फोड़ देंगे अगर आप आइए बाहर, हम आपको बताते हैं, कभी उनके जबान से ही बात है, लेकिन हाँ उनके सवाल इतना ज्यादा तल्ख होते हैं, वो चुभ जाते हैं, वो ढेले की तरह ही लगते हैं, तो कोई जाता नहीं है उनके साथ। सबको पता है उन संगठनों के बारे में, अगर आप हैं कोई क्रिटिकली उनको एनालाइज करते हैं, तुरंत राइट विंग उनको फॉलो कर लेगा, सब उसमें नजर रखेंगे, आपके एक एक ट्वीट पे वो करेंगे, तो उन पे भी जरा नजर करो, जरा बहस उन लोगों से, तो वो छोड़ के कभी चल नहीं सकता है। जैसे आप इंडिया का ओपिनियन मार्केटिंग एजेंसी पैदा कर लें, लेकिन वो सवाल तो वहां पूछ रहा है, अखबार में नहीं दोगे जगह दोगे, टीवी में मत दो जगह, आपकी मर्जी है, वो सवाल तो जानना चाहता है आपसे, वो पूछना चाह रहा है कि आखिर जब वो बारात लेके निकला तो उसको ढेले से क्यों मारा गया, क्यों एक दलित लड़के को हेलमेट पहन के निकला गया? क्या इस सोसाइटी ने, जो अपने आप को 21वीं सदी की सोसाइटी कहती, अफसोस किया, उसे शर्मिंदगी महसूस हुई? मुझे नहीं लगता। इसी दौर में हो रहा है ना जिस वक्त हमारे फोन स्मार्ट हो गए है ना, बुखार की जगह वायरल चलता था तो लगता था इसको अस्पताल में भर्ती करो, आजकल वायरल हो गया तो पूरे शहर में फेमस हो गया, नेगेटिव या पॉजिटिव। कोई आदमी, एक क्या इस सोसाइटी को शर्म नहीं आनी चाहिए? क्या कोई हमारे अंदर गिल्ट है इसका कि कौन लोग हैं भाई, आप क्षत्रिय हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे आप ओबीसी हो, जाति को लेके चले गए मारने के लिए, उस दूल्हा हेलमेट में लगा के जा रहा है, उस तस्वीर को मेरे हिसाब से बड़ा करके इंडिया गेट पे टांग देना चाहिए। जब तक ये रियलिटी नहीं बनेगी तब तक हम इस तस्वीर को हर 26 जनवरी को इधर से सलामी देते हुए क्यों नहीं होना चाहिए? क्या ये हमारे अंदर डिस्क्रिमिनेशन का सबसे बड़ा सिंबल नहीं है? ये क्या 70 के दशक का जो हमने नहीं देखा, उसी वक्त जब हम अपनी बायोग्राफी लिख रहे हैं नहाने खाने का, इससे मिलने का, उसी वक्त वो लड़का, एक तस्वीर आ रही है कि उसे दलित होने के कारण घोड़े पे चल रहा है। तो इसलिए भागिए मत, हिम्मत पैदा कीजिए उसके पास जाने का, सिंपैथाइज कीजिए, एम्पैथाइज कीजिए, एक्सेप्ट कीजिए, बहस कीजिए, भागिए मत इस सवाल से। और ये सवाल उठाना कहीं भी कास्टिस्ट नहीं है, बिना इस सवाल को उठाए आप कहीं से नेशनलिस्ट हो नहीं सकते।
यहाँ पे बैठे काफी लोग जाति के अलावा जेंडर के प्रश्न में भी रुचि रखते हैं, और आपने दिल्ली रेप कांड के बाद लिखा था कि पुरुषों को अपने मर्द बनने की सामाजिक प्रक्रिया के बारे में ज्यादा लिखना चाहिए। औरतों के ऊपर बहुत लिखा जा चुका है, पुरुषों को भी लिखना चाहिए कि तो उनके मर्द बनने की सामाजिक प्रक्रिया क्या है। तो इस पर जरा और कुछ कहना चाहेंगे? कहीं कुछ लोगों ने लिखा होगा, मेरी नजर में आया हो या नहीं आया हो, लेकिन सचमुच हम जो मेल हैं अपने आप को पैदाइशी फिनिश प्रोडक्ट की तरफ देखते हैं। हम तो बन ही गए हैं, आपको बनना, हम तो बने बनाए हैं। संयोग से मेरी जिससे दोस्ती हुई, जिससे प्रेम हुआ, जिससे शादी हुई, उसके पहले तक थोड़ा थोड़ा दिल्ली आने के बाद जब लड़कियों से दोस्ती हुई, और उन लड़कियों का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि वो सब अलर्ट करती गई कि यहाँ आप गलत हैं, ये आप ये कर रहे हैं, वो आप कर रहे हैं। तो तब ध्यान में आया कि ये अलग से देख रही है, हम तो इनबिल्ट हैं, हम ऐसे ही पैदा हुए हैं, भाई इसमें क्या है, तो इसमें कुछ भी, मेरा होना तो गलत हो ही नहीं सकता ना, उसका होना गलत है। तो ये कॉन्फ्लिक्ट आज भी चलता है। क्या ये अंदर से चला गया? इतना अलर्ट होने के बाद भी अपब्रिंगिंग का इतना असर होता है, कभी ना कभी किसी न किसी मोमेंट पे वो निकल आता है। तो हम उस बेहतर ये है कि लड़कियों के प्रति हम कभी संवेदनशील होंगे कि जब हम अपने मर्द बनने की या लड़का बनने की प्रक्रिया के बारे में बात करें। हिम्मत है तो कीजिए, अगर आप हिम्मत नहीं है तो आप उनसे सहानुभूति नहीं रखते, क्योंकि उनकी स्थिति इतनी मजबूत हो गई है कि जाने के बाद थोड़ा इंप्रेशन बचाने के लिए कहना पड़ता है ना, ठीक है, दिस स्पेस मस्ट बी इक्वल, है ना। लेकिन बहुत सारे दोस्तों से पूछता हूँ कि यार तुम्हारी वाइफ क्यों नहीं नौकरी करती, और कारण से किसी का मन नहीं हो तो नहीं करना चाहिए, ठीक है, नहीं बीवी कैसे नौकरी कर लेगी। ये मेंटेलिटी वहां भी है जो वो इंडिया करता है ना। और जो वो बर्गर खाते हुए एयरपोर्ट में मिलता है, लैपटॉप में कुछ फाइल बना रहा होता है, फिर बंद करके सो जाता है, फिर उतर के अचानक एयरपोर्ट से ऐसे निकलता है कि भाई इसको हटाओ, जल्दी से पीएम को रोको, इसी को जाने दो, ये इकोनॉमी को करने वाला है, पीएम वेट कर लेंगे, इसको जाने दो, अभी ब्लैक सूट पहन के आया है। तो ये हम लोग ईमानदार नहीं है बेसिकली। जो मैं उत्तर भारत से आया हूँ, मैं बाकी देश के दूसरे हिस्सों के मर्दों का मुझे पता नहीं, लेकिन जब मैं दिल्ली आया था तो मुझे जो मेरे सीनियर थे वो एम ब्लॉक ले गए थे। चलो तो मैं गया हूँ, बाजार देखा तो मैंने कहा बड़ी तो अमीर लोग कितना सब सामान है। तो एक सीनियर ने मारा पीछे से, लड़की देखना। लड़की देखते थे, ठीक है, लेकिन लड़की देखना है ना, कहाँ देखना, ये तक भी बताने लगे और बात करने लगे। तो मुझे लगा कि एक प्रोसेस है, उस वक्त नहीं लगा, लेकिन वो बात सहन में रह गई, क्योंकि वो घटना पहली बार मेरे साथ जिंदगी में। ये एक प्रोसेस है और ये समस्या उस प्रोसेस का है। हम जब तक अपने देखने के नजरिए को, उसके बनने का जो हमें मिला है, वो जो गिफ्ट में मिला है, जिसको हम समझते हैं हमारा एकाधिकार है, उसको घर से क्वेश्चन नहीं कर, बहुत मुश्किल है, बहुत दिक्कत हो जाती है उसको एक्सेप्ट करने में या उस पर बात करने में। टफ चीज करके देखिए, नहीं जब तक नहीं करेंगे इसको जेंडर के हिसाब से जस्ट बनाने में, तब तक मेल की कोई भूमिका नहीं है, हो ही नहीं सकती। वो आप बैनर पोस्टर लेके घूमते रहिए, ठीक है, चलेगा। एक और थीम जो आपकी रिपोर्टिंग में बहुत खुल के सामने आती है, क्योंकि आप खुद बिहार से ताल्लुक रखते हैं और हमारा इतिहास एक माइग्रेशन का इतिहास रहा है, और आज भी अगर देखें तो देश के अंदर लाखों करोड़ों लोग एक मोबाइल गतिमान सपने की तरह घूम रहे हैं। दिल्ली से बैंगलोर, बैंगलोर से त्रिवेंद्रम, से गुवाहाटी, जहां काम मिल रहा है वहां घूम रहे हैं। तो लेकिन आपके काम में क्या आपका खुद का अनुभव और आपकी रिपोर्टिंग के आधार पे क्या प्रवास और पलायन क्या एक नॉस्टैल्जिया का शौक है या एक संभावना की तलाश है? देखिए, संभावना की तलाश है। एक पलायन होता है जब आप कहीं अकालग्रस्त हो गए या आपको किसी अन्य राजनीतिक आर्थिक कारणों से बहुत मजबूर किया गया और आप गए, लेकिन धीरे धीरे आप उन पलायन को आप देखेंगे तो वो संभावनाओं में बदलती है। वो सारे पलायन हैं। ठीक है कि हम बिहार से आए तो अपनी जड़ों से उजड़ गए, लेकिन अगर नहीं आए होते तो क्या हम दुनिया को इस तरह से समझ पाते? और जो भी राजनीतिक दल कहते हैं कि हम आके यहाँ माइग्रेशन रोक देंगे, एक तो मैं अपनी स्मृति से जानता नहीं हूँ, आप लोग जानते हो कोई ऐसा नेता पढ़े होंगे कहीं गूगल में इसने आके माइग्रेशन रोक दिया, तो प्लीज़ बताइए। ऐसा तो होता नहीं, तो हम किसी को डिनाई नहीं कर सकते। नरेगा का एक उद्देश्य है माइग्रेशन कम करना।
नरेगा का उद्देश्य है, लेकिन वो नरेगा वहां पे काम दे रहा है ना, 100 दिन के लिए काम दे रहा है, वही 100% वाला तो नहीं है ना। आपने कुछ प्रतिशत का काम दिया है, 100 दिन का काम दिया है तो ठीक है आपने, लेकिन अगर आप उसको देखिएगा कि उस नरेगा से जितना फायदा मजदूरों को नहीं हुआ, उससे ज्यादा उस लैंडेड कम्युनिटी को हुआ है मनरेगा से। दिक्कत तब हो गई कि जब मजदूरों ने ये कहा कि भाई यहां जब 100 रुपया मिल रहा है तो आप हमको 110 रुपया दीजिए। ये बात साहबों को चुभ गई कस के। और ये जो कम्युनिटी है इसका एक आर्ट लेकिन बेमिसाल है, और उसकी तारीफ में लिखना चाहिए, हम आलोचना में लिखते हैं। इनको मालूम है कि किस स्कीम को कैसे फेल कराया जाता है, अच्छा करा था। कभी क्रेडिट देना चाहिए कि मतलब इस लैंडेड कम्युनिटी ने, और वो सारे जिसपे कंट्रोल था उनका उस फंड से तालाब बनने थे और ये सब बनने थे, उसको कौन मिसअप्रोप्रिएट किया? मजदूर। जो तालाब बनाने के नाम पे जो पैसा लिया गया मजदूर ने किया? मजदूर ने तो नहीं किया ना। उस पैसे से बाबू साहब लोगों का घर बना है हर जगह। तो उन्होंने उस खुंदक में, ये खुंदक में भी करता है ये करप्शन, ये जो सोशल करप्शन होता है हिंदुस्तान में, कि इसका फायदा उसको ना मिले उस मजदूर को, इसलिए उसने मनरेगा को हर जगह करप्शन का सिंबल बना दिया। उसका कुछ नहीं हुआ, बिगड़ गया मजदूर का। तो ज्यादा फायदा मनरेगा के स्कीम से लैंडेड कम्युनिटी को हुआ है। जो गांव में थे उनको एक तरह से लेबर मिला है, लेकिन उन्होंने बहुत चालाकी से इस डिस्कोर्स को बदल दिया कि हमसे ये ज्यादा मजदूरी मांग रहे हैं। आजकल मजदूरी बहुत महंगी हो गई है, खेती में लागत उनकी वजह से बढ़ गई। हम जाते हैं हमेशा सोचते हैं कि हाँ मनरेगा में करप्शन हुआ, अरे कौन कर रहा है ये तो हमको पता नहीं चलता है ना। ये तो बात ही नहीं आती कि कौन कर रहा है, क्या कोई पार्टी है? आप जो गांव का जो मुखिया है, आप उसका कैरेक्टर देखिए, वो हो सकता है करप्शन करने वाला भी वो दलित हो सकता है या पिछड़ा हो सकता है, लेकिन जो उसके मुखिया होने की जो साइकी है वो सेम है सबकी साइकी। उस पोस्ट पे बैठे हुए हाँकने के अंदाज में आ जाता है, और सबके घर बने, सबकी खेती सुधर गई मनरेगा से। और मनरेगा की कहानी की दास्तान में ये सब जो बदलाव आए, जो रूरल कंजम्पशन बढ़ा था, मजदूर से ज्यादा और कौन खरीद रहा था? ट्रैक्टर मजदूर थोड़ी खरीद रहा, टीवी मजदूर थोड़ी खरीद रहा, वो तो दिल्ली से लाद के लदा फदा के साइकिल बच्चों को लेकर वहां पहुंच रहा। लेकिन गांव में जो वॉशिंग मशीन खरीदा गया उसमें मनरेगा का रोल, जो पंचायती राज का जो पैसा है जिसको लूटा, जिसका उस लैंडेड उस पंचायती सिस्टम पे जिनका कंट्रोल है किसी भी तरीके से, उन लोगों को फायदा हुआ। तो वो लैंडेड कम्युनिटी को इन सब स्कीम से डिप्रेस्ड या डिस्प्लेस्ड कम्युनिटी से ज्यादा फायदा हुआ। अच्छा, आप मीडिया की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि आपका काम तो होना नहीं है मीडिया, ना मेरे करने से होना है ना मेरे बोलने। आपने हाल के समय में आपने एक बड़ी मजेदार बात कही है। आपने कहा है बार बार कि आप अखबार बहुत कम पढ़ते हैं और टीवी अपवादवश ही देखते हैं। आपने अभी हाल में कहा है कि आप जनमत की हत्या के शोक में टीवी नहीं देखते। आपने कहा है कि पत्रकारिता प्रदर्शन का विकल्प बन गई है और स्पीड न्यूज हर पल एक खबर की हत्या है। ये जानना चाहते हैं यहाँ बैठे लोग और मैं भी कि ये क्या कारण है कि आप टीवी नहीं देखते, और दूसरा कि ये मीडिया का जो एक तरह से पुनर्गठन हो रहा है, कैसे हो रहा है और क्यों हो रहा है, और हमारी सबकी, हम लोगों की जो एक लोकतांत्रिक खुराक जो मीडिया से मिलती रही वो अब कैसे मिलेगी? कहाँ जाएंगे, क्या देखेंगे? देखिए, एक ऐसा नहीं है कि अखबार नहीं पढ़ते। जब मैं किसी टॉपिक पे करता हूँ तो रिसर्च तो अखबार से ही करता हूँ, तो उतने भर के लिए पढ़ता हूँ। ऐसा नहीं कि सुबह उठ गया ब्रश करने से पहले पेपर देख लो यार तो क्या हो जाएगा, वो नहीं है। टीवी में आपको ये भ्रम दिया गया कि हम डेमोक्रेसी में कोई ओपिनियन जनरेट कर रहे हैं। दरअसल आप उसको ध्यान से तो देखिए, क्या ओपिनियन जनरेट हो रहा है? क्या बिना इंफॉर्मेशन का ओपिनियन हो सकता है क्या? टेलीविजन चैनलों से अगर रिपोर्टिंग जो एक स्किल है और एक रिपोर्ट लाना, क्रेडिबिलिटी के साथ लाना, इस स्किल को आप हटा दें और कोई एक 5 स्टार पैदा कर, एक रवीश कुमार पैदा कर दीजिए, एक अर्नब गोस्वामी पैदा कर दीजिए, एक राजेंद्र देसाई पैदा कर दीजिए, इसमें आपको कुछ खतरा नजर नहीं आता। मेरा तो फायदा है इसमें, मैं तो मुझे क्यों अपना खराब करूंगा, लेकिन मेरा काम है बताना आपको कि ये आपके लिए ठीक नहीं हो रहा है, ये मेरे लिए ठीक है, आपके लिए ठीक नहीं, क्योंकि आप उस एंड पे बैठ के एक टेलीविजन चैनल को देखने के लिए 300 रुपया देते हैं।
और एक अखबार को 500 रुपये देता है, और कभी आपने जीवन में कोई जो पेपर शुरू करते हैं बंद ही नहीं करते। तो किस टाइप के जागरूक आदमी है भाई आप? कभी कभी पेपर बंद करना चाहिए, दूसरा भी बदल के लेना चाहिए। वहां मैं देख रहा हूं कि ये जो सवाल आते जा रहे हैं अब बहुत फेक होते जा रहे हैं। कहीं कोई रिपोर्टिंग नहीं है, रिपोर्टर गांव में नहीं गया है, और वो सवाल शुरू होता है, लेकिन बात अगर आप किसी पे कर लीजिए वो इज इक्वल टू थ्योरी पे आ जाता है। तो इससे आप कितना जनमत बनाएंगे? मैं आपका लिमिट जानना चाहता हूँ। क्या सचमुच आपके भीतर कोई ओपिनियन पैदा होता है, या आप इरिटेट होते हैं? अगर आप कांग्रेस को पसंद नहीं करते हैं तो कांग्रेस से इरिटेट हो गए, बीजेपी को पसंद नहीं करते हैं तो बीजेपी से इरिटेट हो गए। क्या एक हेल्दी वोटर आप बन रहे हैं? क्या ऐसे? क्या एक हेल्दी सिटीजनरी डेवलप हो रहा है? बिना एकाध कैंपेन चल जाता है, आप लोग प्रदूषण पे चला देते हैं, कुछ हो गया ठीक है, फिर वो खत्म हो गया, वो भी साफ हो जाता है, ठीक है, उतने दिन के लिए ठीक है, एक कमिटमेंट आता है, सोसाइटी में बातें जाती हैं। लेकिन रियलिटी की जगह अगर हम इस तरह वर्चुअल रियलिटी क्रिएट कर रहे हैं इस डिबेट शो से, जिसको मैं भी करता हूँ, कल भी करूंगा जाके, मुझे लगता है कि थोड़ा रुक के देखना चाहिए। सवाल इसमें नहीं है कि इस 20 डिबेट शो में कोई एक अच्छा है या दो अच्छा है, सवाल यह है कि 18 खराब क्यों? ज्यादातर लोगों में जो देखे जाते हैं वो इस तरह से क्यों? क्या ये एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी का, एक रीजन सोसाइटी का के बीच में ये एक्सेप्टेड होना चाहिए क्या? मैं आपके ड्राइंग रूम में आके चिल्ला चिल्ला के बात करने लगूँ, हम लोग की ट्रेनिंग थी तो बाद कई बार डांट पड़ जाती कि तो से क्यों बोल रहे हो? अगर मैं आके चिल्ला के बोलते रहूँ तो बताओ दे जवाब दो, ये करो, तो आप बर्दाश्त करेंगे? नहीं करेंगे। तो आप टीवी पे कैसे बर्दाश्त करें? मिल क्या रहा है? बोलने वाले को बोलने नहीं दिया जा रहा। बोलने वाले की भी कैपेसिटी देखिए, वो हर समस्या पे बोलने के लिए आ जाता है। भारत विचारक है, असली भारत विचारक है। केरल पे भी बोल जाता है, बंगाल पे भी बोल जाता है, मालूम नहीं कि किधर क्या है, कौन सा जिला किधर है, इसमें और कैटेगरी ले लेगा सब, साउथ बंगाल, नॉर्थ बंगाल, इधर बिहार, सेंट्रल बिहार, इस तरह के आपको एक एब्सर्ड कैटेगरी सुनाई देगा, मालवा, मालदा, और ये दुआब का रीजन आ जाएगा, फिर पंजाब का दुआब रीजन किधर है, ठीक है। तो आप, मुझे लगता है, मुझे बेचैनी होती है कि इसमें आपके कोई सर्विस नहीं होता है। आपके अंदर जो इरिटेशन है अलग अलग पार्टी को लेकर, जिसके आप सपोर्टर हैं, जिसको कई कारण से पसंद करते हैं, उस इरिटेशन को हम उसको कुछ फीड दे रहे हैं कि आप ठीक है लीजिए खुजलाइए, आई हेट, आई सैल्यूट, ये दोनों चलता रहता है एक रीजन। तो लोगों को समझना चाहिए, टीवी देखें, नहीं देखना है, लेकिन ये बताना जरूरी है कि जो आप देख रहे हैं वो देखने लायक नहीं है। आप फिर आपकी मर्जी, आप कुछ भी देखें, मैं क्या कर सकता हूँ। इसी संदर्भ में बहुत जानकार लोग ये भी मानते हैं कि सोशल मीडिया भविष्य का मीडिया है, नया मीडिया है। एक तरफ सोशल मीडिया से आप भी थोड़ी शिकायत रखते हैं शायद, लेकिन उसका एक आभासी लोकतंत्र है, एक गुमनाम बिना नाम का लोकतंत्र है, जहां आप कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। तो एक तरह से क्या आप ये मानेंगे कि सोशल मीडिया ने भागीदारी के प्रश्न को एक नए तरीके से हल किया है? कहीं कहीं किया है, कहीं कहीं नहीं भी किया है, दोनों तरह के उदाहरण हैं। लेकिन जहाँ किया है उसे ये देखना चाहिए कि क्या उसने वैसी सफलता हासिल की है जितना हम उसका श्रेय सोशल मीडिया, ठीक है। क्या उसने जो सफलता हासिल की है भागीदारी के सवाल पे, क्या उससे मिलती जुलती या उससे बड़ी सफलताएं इसके पहले हासिल नहीं की गई? इनकी भागीदारी से क्या हमको सचमुच यकीन होने लगा है कि हमारे जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें अकाउंटेबिलिटी ज़्यादा आ गई है, उसमें डेमोक्रेटाइजेशन ज़्यादा हुआ है, या वो एक अलग डोमेन है जहाँ सब डेमोक्रेसी को लूडो बना के खेल रहे हैं सब? तो थोड़ा देखना चाहिए कि हुआ क्या है। और जिस तरह से आप सामाजिक जीवन में अकेले होते हुए बोलने में असहाय होते हैं, असुरक्षित महसूस करते हैं, उसी तरह से सोशल मीडिया का भी ये माहौल बन गया है कि अकेले बोलना वहाँ मुश्किल हो गया है। बोलने वाले बोल रहे हैं, तो बोलने वाले वो भी ट्रांस में चले गए हैं, अब्यूज को एक्सेप्ट करते हैं, आई डोंट केयर टू लेट इट बी, है ना। लेकिन वो उस तरह से वो क्या, वो कोई उस तरह कोई इम्पैक्ट हो रहा है क्या? वो उतना ही थ्रेटेंड है, क्योंकि उनमें संस्थाओं का, ऑर्गेनाइजेशंस का सर्वेलेंस का सवाल तो छोड़ दीजिए, वो कब था। तो अब वो लोग वही नहाने खाने का ही शेयर करता है, या रीट्वीट करेगा, ट्वीट करेगा, या गालियां। बहुत कम लोग हैं जो एक अपना ओपिनियन पर से पब्लिक का ओपिनियन उसमें रिफ्लेक्ट होता है और उसको लोग शेयर करता है। मैं तो बताइए ना कि इस जागरूक सोशल मीडिया में अगर देश के प्रति इतनी संवेदनशीलता है तो किसान के किस मुद्दे पर किसने हैशटैग कराया? यहीं से जोड़ते हुए